हेलो बच्चों, चलो आज अपना अगला चैप्टर चालू करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। भाई इसके अंदर सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है, तो इसको हम क्या करेंगे, तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले वाले में आपका न्यूट्रिशन वाला पार्ट लेंगे, दूसरे में रेस्पिरेशन, तीसरे में ट्रांसपोर्टेशन और चौथा वाला एक्सक्रीशन वाला पार्ट हम लेके चार टॉपिक्स में, चार लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करके खत्म करते हैं। आधे आधे घंटे के, ज्यादा नहीं होगा। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो पूरी बताऊंगा। खासकर ध्यान देना जब मैं मैकेनिज्म किसी भी चीज का बताऊं कि ब्रीदिंग कैसे हो रही है, क्या हो रही है, क्योंकि भले ही आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आए, बट अगर आपने उसको समझ लिया तो जो चीज आपने नहीं भी पढ़ी है, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है, वो भी आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, चलो देखो पहला क्या लिखा है अपने पास, जनरल इंट्रोडक्शन है चीजों का। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। ठीक है, तो आज जो अपन पहले टॉपिक चालू कर रहे हैं वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह। ठीक है, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। बात समझ आई? लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन पूछ ले तो बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, जो हम चालू करेंगे, फिर रेस्पिरेशन करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, लास्ट में एक्सक्रीशन करके इसको खत्म करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी विच इज प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिशन। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब चालू करते हैं। देखो दो टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जब भी किसी के भी बारे में हम बात करते हैं ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन कि वो खाना कैसे ले रहा है, तो उसके दो टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटरोट्रॉपिक। भाई ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑटो से समझ आ रहा होगा, खुद से कर रहा है, मतलब ऐसा काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जैसे प्लांट्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहा हूं। अब ये मत समझ लेना कि जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है तो वो क्या है, वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थोड़ी ना है, वो भी तो बाहर से ही ले रहा है। बात समझ आई? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना लेंगे। ठीक है, सनलाइट के थ्रू बना रहे, फोटोसिंथेसिस, आगे पढ़ेंगे हम इसके अंदर। और दूसरा कौन से, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होते हैं जहां पर खाना खुद नहीं बना सकता, किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या लिखा है, kind of nutrition in which organisms do not possess the ability to synthesize their own food. They depend on autotrophs for their food supply डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे एनिमल्स, फंगाई। बात समझ आई? हेटरोट्रॉपिक में एनिमल्स भी है, फंगाई भी है। ठीक है, देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में देखा। अगला देखो फोटोसिंथेसिस। भाई इस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं अपना फूड, इतना तो सबको पता है, 5th 6th में पढ़ लिया था कि फोटोसिंथेसिस से बनता है। आगे प्रोसेस समझेंगे हम। फिर क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब वाटर की प्रेजेंस में, H2O है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या क्या जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो इन सब का करोगे क्या? ठीक है, रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 एंड H2 जो बाहर से मिलेगा। ठीक है, सनलाइट हमको सन से मिल गई। ठीक है, और क्या है, क्लोरोफिल कंपाउंड है। ठीक है, क्लोरोफिल है। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अब ये ध्यान रखो भाई, 9th वाले में आपने जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे होगे तो उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ा होगा, प्लास्टिड्स। ठीक है, तो प्लास्टिड्स क्या है, प्लास्टिड्स के भी 3 फॉर्म हमने पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, जो ग्रीन कलर होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो रेड एंड ब्राउन कलर के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर किस लिए था, क्लोरोफिल, क्रोमोप्लास्ट का कैरोटिनॉइड्स की वजह से, और ल्यूकोप्लास्ट का तो कलरलेस ही था। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, मतलब किसमें है, प्लास्टिड्स एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है, उसकी कैटेगरी है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होता है। ये बात समझ आई? अब देखो आगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ आ गई, प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट। अब मेन इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई, सबसे पहले क्या होगा, एक प्लांट है अपने पास, देखो डायग्राम में दिख रहा है ना, कितना बढ़िया दिख रहा है। देखो प्लांट है, सनलाइट होगी अपने पास, कलर चेंज कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, रेड रख लेते हैं। ठीक है, देखो सनलाइट आएगी अपने पास, लेजर पॉइंटर ले लेते, देखो सनलाइट है अपने पास। ठीक है, अब क्या होगा, सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या लिया, सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट तो है ही अपने पास, उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। 3 चीज आ गई, क्या क्या आ गया, सनलाइट आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, क्लोरोफिल आ गया। उसके बाद क्या लिया अपन ने, रूट से पानी भी लिया। भाई पानी रूट से ही एब्जॉर्ब करेगा, तो पानी लिया।
ये सबको मिक्सचर कराया, उसके बाद क्या बनेगा भाई, कार्बन जो प्लांट है वो अपने लिए तो फूड बनाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना किसी को ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन तो उसने निकाल दी बाहर, ऑक्सीजन आ गई, इतनी सारी O2 आ गई, गैस आ गई, मिल गई अपने को, ये आ गया सब, बट वो अपने लिए भी तो कुछ फूड बनाएगा, बराबर है। तो क्या है, उनको क्या बोलते हैं, कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी। द हाइड्रोजन इज देन कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, CHO का कॉम्बिनेशन होगा, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग होगा, जैसे ग्लूकोज का है CnH2n+2 होगा, CnH2n है CnH2n+2 होगा, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये होगा, कहाँ है क्लोरोप्लास्ट, देखो प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का, क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं, थाइलेकॉइड्स होते हैं, ठीक है। लाइट कहाँ पे, थाइलेकॉइड्स के ऊपर पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस होता है, बात समझ आई। क्या क्या यूज हो रहा है अपना। अब अगर कभी बैलेंस इक्वेशन बनाने के लिए आ जाए, हिसाब में आता है बैलेंस इक्वेशन, तो ये पहली तो इक्वेशन आपको फोटोसिंथेसिस की याद रखना है। जब भी फोटोसिंथेसिस पूछे ना तो आंसर के अंदर ये इक्वेशन जरूर लिख के आना है। क्या होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, कलर चेंज कर लेते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड लिया प्लस H2O लिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को इससे डिनोट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का क्या है CnH2n, अरे C6 है H12 है तो 2n होगा ना, 6 का डबल होगा, तो CnH2n, और उसके बाद क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। अब अपने को पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो अपन ऐसे लिखने की जगह इसको अपन पूरा ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख लेंगे, CO2 प्लस H2O से सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 बनता है, प्लस O2 निकलेगा। अब अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। अब आपको इस इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है तो आप कैसे करोगे ये बताओ। देखो क्या है, सबसे पहले एक तरफ का देखो कितने हैं भाई, उधर अपने पास कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, उधर 6 कार्बन है और कहीं कार्बन नहीं है, इधर कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए इसको सबसे पहले तो 6 से बैलेंस करो, ठीक है। उसके बाद देखो उधर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन एक ही तरफ है, ठीक है। अब कहते हैं C6H12 था, सॉरी ये C6H12 है, ठीक है। अब वहां पे 12 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे अभी 2 ही है, तो इसको 6 करा। बट अब देखो, अब अगर यहाँ पे 6 मतलब यहाँ पे 12 और 6 18 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे अपने पास ऑक्सीजन कितने हैं, 6 और 2 मतलब 8 है, 6 तो हो गए। अब अपने को 18 बनाना है, उधर भी, इधर 18 ऑक्सीजन हो गए ना, उधर भी अपने को 18 बनाना है, तो 18 उधर कैसे करोगे भाई, 6 हो गए, 12 करने हैं, तो 12 ये हो जाएगा, कितना हो गया 6CO2 प्लस 6H2O से C6H12O6 और 12 O2 बैलेंस हो रहा है क्या, देखो कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हो रहा है क्या, 6 12 और 18 और 6 और 12, सॉरी ये कितना हुआ, ये 6 ही होगा ना, ये 6, ठीक है। अब हाइड्रोजन हो रहा है क्या 12 और इधर 12 हो गया। देखो अब आगे देखो कौन सा है अगला पार्ट, ठीक है। CO2 से कार्बोहाइड्रेट बना है, ठीक है। कैसे करा, देखो स्टोमेटा से क्या होता है, स्टोमेटा से पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, वहां से प्लास्टिड्स तक जाएगा, तो टाइनी पोर्स प्रेजेंट। स्टोमेटा में बच्चे गलती क्या करते हैं कि स्टोमेटा से ही एब्जॉर्प्शन वगैरह पूरा हो रहा है, नहीं, ये गड़बड़ मत कर देना। स्टोमेटा में क्या होता है, स्टोमेटा आर टाइनी सर्फेसेस। देखो क्या होते हैं स्टोमेटा, टाइनी पोर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ। अगर पूछे कि कहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो कहना कि एबैक्सियल सरफेस, मतलब नीचे वाली सरफेस के ऊपर। पूछे कि भाई ये लीफ का स्ट्रक्चर है ऊपर नीचे, तो कहाँ ज्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो नीचे की तरफ ज्यादा स्टोमेटा होंगे ऊपर से, ठीक है। एक चीज नॉर्मली बता दी, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ गैसेस। भाई एक तो गैसेस एक्सक्रीशन करेगा, भाई ऑक्सीजन लेगा लेकिन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा लेकिन ऑक्सीजन भी तो रिलीज करेगा, तो एक तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन है और दूसरा ट्रांसपिरेशन के थ्रू H2O, भाई वेपर के फॉर्म में H2O भी तो निकालेगा। फिर लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, देखो लिखा हुआ है लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड हेल्प्स इन फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर पानी ऊपर की तरफ पुश होता है, ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स थ्योरी आपने पढ़ी होगी, तो उसके थ्रू पानी खींचेगा, ठीक है। अगली स्लाइड देख लो। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में दूसरा क्या था, एक तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा क्या था हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बराबर। हेटरोट्रॉपिक में भी है ना, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है होलोजोइक, एक सैप्रोफिटिक और एक पैरासिटिक। होलोजोइक का मतलब समझो, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, ठीक है। क्या लिखा है, एनिमल्स टेक
इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। क्या क्या है, अमीबा हो गया और एनिमल्स हो गया। अमीबा कैसे, सुडोपोडिया के थ्रू ऐसे इनकवर करेगा और अंदर एनगल्फ कर लेगा, एनिमल क्या खा लेंगे, ठीक है। ये हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगला क्या है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। भाई डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फंगाई चिपक जाती है, ठीक है, तो वो क्या है, सैप्रोफाइट्स, मतलब डेड एंड डिकेड के ऊपर आपने फीड कर लिया। अगला क्या है, पैरासाइट। पैरासाइट भी फीड तो दूसरे के ऊपर करेगा, बट जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग होगा। पैरासाइट्स कैसे, जैसे लिवर फ्लूक होगा, या फिर जैसे फिलेरियसिस होता है, फिलेरियल वर्म होता है जो लिम्फेटिक वेसल्स में बैठ जाता है जाके, तो वो क्या है, वो पैरासाइट है। या फिर पैरासाइट में और क्या समझोगे, जैसे लीच होती है, ठीक है, ब्लड सकिंग लीच, खून चूसने वाली लीच होती है ना, तो वो भी क्या है, पैरासाइट है। तो 3 पार्ट में आपने हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझा। क्या क्या है, होलोजोइक है, दूसरा सैप्रोफिटिक है, तीसरा क्या है, पैरासिटिक है। 3 बात समझ आई। अगला क्या है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब भाई ये ध्यान रखना, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स और न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, ये 2 चीज में आएगा। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को थोड़ा हम और डिटेल में आगे करेंगे, जितना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। देखो अमीबा की अपन ने किस में बात करी थी अभी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। कैसा होता है कि सॉलिड फूड पार्टिकल्स को अंदर लेगा और उसको ब्रेक डाउन करेगा सॉलिड फूड पार्टिकल्स को। कैसे करा आप देखो, देखो ये फूड पार्टिकल है अपने पास, ये पूरा न्यूक्लियस है। अब अमीबा का शेप तो ऐसा डिफाइंड नहीं होता है, कैसा भी हो सकता है भाई, पानी से भरा हुआ बलून समझ लो, जैसा डालोगे वैसा ढल जाएगा, ठीक है। क्या होता है कि अब ये क्या करता है, जब फूड पार्टिकल आया ना, जैसे मान लो ये फूड पार्टिकल है और इतना बड़ा ये अमीबा है, तो अब क्या करेगा कि इसको एनवल्व करने के लिए, इसका शेप तो ऐसा है, बट बाद में क्या करेगा, ये शेप अपना चेंज करेगा और इसको पूरा सराउंड कर लेगा। कैसे, ये देखो ये फूड पार्टिकल था अपने पास, इसको क्या करा इसने, ऐसे सराउंड कर लिया। किसके थ्रू, क्या बोलते हैं इसको, सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, तो फॉल्स पोडिया मतलब फॉल्स फीट के थ्रू उसने इसको एनगल्फ करा। और फिर क्या हुआ, फूड वैक्यूल। अमीबा के अंदर अलग अलग वैक्यूल अपन ने पढ़ा है पिछले क्लास में, 9th क्लास में, कि फूड वैक्यूल होते हैं, गैस वैक्यूल होते हैं, वेस्ट वैक्यूल्स होते हैं। तो ये क्या है, फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल के अंदर इसको फूड को एनगल्फ करेगा और फिर उसको डाइजेस्ट करना चालू करेगा। बात समझे। एनिमल्स में क्या होता है, सबसे पहले तो खाना खाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। भाई पहले तोड़ेंगे, फिर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करेंगे, फिर क्या है, एसिमिलेट करेंगे। भाई उसको ऐसे फॉर्म में करेंगे कि उस एक्सक्रीशन आसान हो जाए, एसिमिलेशन। फिर क्या है, इजेशन करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। बात समझ आई। अब देखो क्या है, amoeba has holozoic mode of nutrition. The solid food particles are ingested in which reacts with enzymes and are digested in an it is an omnivore, ठीक है। amoeba move with the help of pseudopodia, extension of cell membrane, ठीक है। food vacuole is formed, ठीक है। उसके बाद क्या है, undigested food is thrown out। भाई उसके अंदर एक्सक्रीशन वो भी तो करेगा ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी तो एक्सक्रीट करेगा बाहर, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देन ह्यूमन बींग डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब पूरा माउथ से लेके एनस तक ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। जो भी बीच में पूरी वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां से खाना जा रहा है वो पूरा, वो सब एलिमेंट्री कैनाल में आएगा, ठीक है। उसके अलावा उसने क्या बोला कि क्या क्या है, और एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मतलब जैसे स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती है, जैसे सब म्यूकोसा के अंदर स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होती है। उसके बाद फिर कहाँ होती है, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर पैंक्रियास से कुछ सेक्रीशन आ रहा है, ठीक है। लिवर से सेक्रीशन कुछ आ रहा है, ठीक है। ये सब एसोसिएटेड ग्लैंड्स हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से ध्यान रखना चालू करना, यहाँ पे बिल्कुल छोड़ना मत, नहीं तो चीजें बाद में समझ आएंगी, फिर पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले कहाँ से चालू होगा, माउथ से। भाई सबसे पहले खाएंगे, क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। भाई 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, सब मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और पैरोटिड, ठीक है। देख लो इधर, देखो सब लिंगुअल था, मैक्सिलरी बोल दिया। सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड्स होती है। 3 टाइप की ग्लैंड्स होती है अपने पास, ठीक है। इनसे क्या होगा, सेक्रीशन होगा, किसका, सलाइवा का, ठीक है। सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज है मतलब स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है कि स्टार्च का डाइजेशन चालू हो जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च चालू हो जाएगा, ठीक है। स्टार्च का माउथ में कितने % स्टार्च का हो जाएगा, तो 30% स्टार्च का डाइजेशन चालू हो जाएगा, बराबर। अब देखो उसके बाद क्या है, भाई सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि बड़ा सा मान लो कोई बर्गर खा रहा है
तो सीधा बर्गर पूरा मुंह में डाल लिया और वो सब डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं ना भाई। पहले चबाओगे ना, तो क्या होता है, टीथ से च्यूइंग होगी, चबाएंगे, और टंग से क्या होगा, रोलिंग होगी फूड को। भाई ऐसा तो है नहीं एक ही साइड में आप चबाते गए दूसरी साइड आ ही नहीं रही है, तो टंग से क्या करते हो, एक तो चेंज करते हो, दूसरा उसका टेस्ट भी आता है। तो क्या क्या है माउथ के अंदर, क्या क्या चीज है, एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स होगी, टीथ है जो च्यूइंग कराएंगे, टंग है जो उसको टर्निंग और वो कराएंगे, ठीक है। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड समझ आई, कौन सा अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। फिर ईसोफेगस में फूड जाएगा, भाई वहां से पास कहाँ करेगा, ईसोफेगस में करेगा, पीछे की तरफ, साइड से देखोगे तो आगे की तरफ ट्रैकिया होती है, उसके पीछे ईसोफेगस होगा, तो ईसोफेगस में जाएगा। फिर टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, देखो समझो, इधर पूछते हैं एग्जाम में कि पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। मान लो कि ये ईसोफेगस है, ठीक है, और इसके अंदर अपने पास लेट्स से ये एक फूड पार्टिकल आया, ठीक है। अब फूड पार्टिकल अपन देख रहे हैं कि भाई ये ईसोफेगस से साइज से तो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक। अब क्या होता है कि जब ये फूड पार्टिकल नीचे जाएगा, फूड पार्टिकल नीचे आया, लेट्स से यहां आ गया, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ईसोफेगस का, ये थोड़ा सा डायलेट होगा, ठीक है। फूड पार्टिकल लेट्स से अंदर आ गया और ये थोड़ा सा पार्ट डायलेट हुआ। अब क्या होता है, जो पीछे वाला इसका पार्ट है, जो पीछे वाला ईसोफेगस का पार्ट है, ये ऐसे अंदर की तरफ कंप्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। भाई अगर मान लो जैसे एग्जांपल के लिए ये पानी की बोतल है, ठीक है, पानी की बोतल है, और यहाँ पे अगर ये सीधी पानी की बोतल है, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर मान लो कुछ अपन ने बॉल लगा दी, अब बॉल को अगर अपने को निकालना है तो हाथ डाल के तो निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ से उसको प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे, तो बॉटल में से क्या होगा, जो भी बॉल होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। यही पेरिस्टाल्सिस होता है। पेरिस्टाल्सिस मतलब कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेगस, जिसके अंदर स्मूथ मसल होती है, टू पुश द फूड पार्टिकल्स इनटू द स्टमक। बात समझ आई, क्या लिखा है देखो पढ़ो, टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू ईसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ईसोफेगस की जगह यहाँ स्टमक बोलना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। क्या होगा भाई, यहाँ पे फूड आया तो ये वाला तो डायलेटेड पार्ट है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फूड नीचे आया, फिर यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगा जहाँ पहले था, फिर फूड और नीचे जाएगा, ऐसे करते करते स्टमक में लेके जाएगा, ठीक है। बात समझ आई। अब देखो अगला पार्ट देखो क्या लिखा है, उसके बाद फूड आ गया स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट होंगे, गैस्ट्रियम मतलब क्या है, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, ठीक है। उसके स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट होंगे। स्टमक को हम बना लेते हैं जैसे डार्क राउट से, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहां से आ गए, और कैसा शेप होगा स्टमक का पूछेंगे तो जे शेप्ड, ठीक है। ये स्टमक का डायग्राम बनाया, ठीक है। अब क्या होगा, फूड यहां से आएगा, सबसे पहले कौन सा पार्ट है, 4 पार्ट में हम स्टमक को डिवाइड करते हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। इतना सब याद करने की जरूरत नहीं, कार्डियक, फंडस है, बॉडी है और पाइलोरिक है, ठीक है। बात समझ आई। अब देखो अब क्या होता है, जब फूड पार्टिकल आएगा उसके बाद क्या होगा, भाई स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl होगा, हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ठीक है, हाई पीएच है। तो क्या होता है कि यहाँ पे अपने पास इतना सारा HCl है, तो फूड आएगा अंदर और HCl में डूबेगा, ठीक है। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम है तो ब्रेक डाउन कराता है, और क्या कराता है, जो कंसंट्रेटेड HCl है भाई प्रोटीन्स है, उसके साथ खाना खाओगे तो प्रोटीन भी आएगा ना, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम है, पेप्सिन है, ठीक है। बट ये पेप्सिन पहले से एक्टिवेटेड नहीं होता है, एक्टिवेटेड मतलब काम करने लायक नहीं होता है, प्रोपेप्सिन होता है, ठीक है। प्रोपेप्सिन को कन्वर्ट करने का काम कौन करा रहा है, आपके लेवल पे समझ लो HCl करा रहा है। HCl प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कराएगा, जो क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन। उसके बाद अब देखो कंसंट्रेटेड HCl बोला है, भाई आपने देखा होगा कंसंट्रेट बहुत ज्यादा एसिडिक कोई चीज होती है तो खराब कर देती है सब, है ना, चारिंग करा देगी या नेक्रोसिस करा देगी, डाइंग ऑफ टिश्यू करा देगी, तो क्या होगा, फट जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा उसके अंदर। तो क्या होता है कि म्यूकस का सेक्रीशन, म्यूकस ऐसे थिक स्टिकी कोटिंग होती है जो सेक्रीट होती है स्टमक की ही एक टाइप की सेल से, अभी बताएंगे आगे। तो वो क्या करेगा, म्यूकस कवरिंग बना देगा। डायग्राम में अगर आप समझो कि कैसे कवरिंग बनाएगा, तो इसको गोल्डन कलर से ले लेते हैं। तो ये क्या करता है कि म्यूकस सेक्रीट होगा और ये कराएगा ऐसी स्टमक की ऐसी आउटर लाइनिंग जो है ना, इसके ऊपर ऐसी कोटिंग कर देगा। म्यूकस की कोटिंग हो गई।
अब म्यूकस की कोटिंग हो गई तो सेल का जो स्टमक की लेयर है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट तो हो ही नहीं पाया HCl से, तो स्टमक की लेयर प्रोटेक्टेड रहेगी। बात समझ आई ना? देखो आप समझो। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद स्टमक से डाइजेशन थोड़ा बहुत जो भी होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट पड़ते हैं, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। डिओडेनम सबसे छोटा पार्ट है, सी शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, सी शेप। ऐसा डिओडेनम है ना, तो ऐसा सी शेप, ये दिख रहा है ऐसा, ये कंटिन्यू ऐसा होगा, सी शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब क्या होगा? अब स्मॉल इंटेस्टाइन तो खुली, लेकिन उसके अंदर कुछ और सेक्रीशंस भी आएंगे। तो किस किस का सेक्रीशन आता है? एक तो लिवर से आएगा, लिवर आएगा, और एक गॉल ब्लैडर आएगा। लिवर के साथ ही गॉल ब्लैडर अटैच होता है, तो लिवर से आएगा और गॉल ब्लैडर से आएगा, उसको कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। लिवर से एक डक्ट आएगी, देखो डायग्राम अपने पास होगा इसका। देखो क्या हो रहा है, लिवर है भाई, यहां तक स्टमक आया, ये स्टमक था ये वाला पार्ट। स्टमक के बाद क्या गया? ये डिओडेनम आई, ठीक है। अब डिओडेनम और स्टमक के साथ में राइट साइड में क्या है? यहाँ पे अपने पास लिवर प्रेजेंट है, राइट साइड में लिवर है ना, तो लिवर के साथ ही उसके पीछे की तरफ देखोगे ना, तो एक छोटा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर की डक्ट सिस्टिक डक्ट और लिवर से बाइल डक्ट, बाइल सेक्रेट करेगा, तो बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिला के बनाती है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। दोनों की डक्ट आई और कॉमन बाइल डक्ट, भाई ऐसी एक डक्ट आई, ऐसी एक डक्ट आई, जो तीसरी डक्ट बनी उसको कॉमन बाइल डक्ट बोला। अब उस कॉमन बाइल डक्ट के साथ एक यहाँ पे देखो छोटा से एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा ऑर्गन जैसा दिख रहा है, ठीक है, ये है पैंक्रियास, ठीक है। ऐसा मतलब कैसे बोलेंगे, जो डिओडेनम का सी शेप्ड होता है उसके बीच में ऐसा लगा रहता है, बीच में प्रेजेंट होता है। अब क्या करेगा कि जो सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट बनी है, उसके साथ पैंक्रियाटिक डक्ट्स मिलेगी, वो क्या बनाएगी? हिपैटो पैंक्रियाटिक, हिपैटिक मतलब लिवर, पैंक्रियास, तो हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट खुलेगी अपनी डिओडेनम में, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन जो सी शेप अपन ने डिओडेनम बनाया था, यहाँ पे एक डक्ट और खुलेगी, कलर अपन ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डक्ट आएगी, ग्रीन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगले डायग्राम में आपने ग्रीन ही देखा था। यहाँ पे ये डक्ट खुलेगी, कौन सी? हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट खुलेगी तो उसके बाद पैंक्रिया के सेक्रीशन और लिवर का बाइल सेक्रीशन, ठीक है, ये दोनों उसके अंदर डालेगी। अब देखो फूड आया था तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किसमें अपन ने तोड़ा था भाई? डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। तो क्या इसके अंदर से जो सेक्रीशन आएगा पैंक्रियास का, उसका डाइसेकेराइडेज, मोनोसेकेराइडेज एंजाइम ये तोड़ने वाला है, एज वाले तोड़ने वाले। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, डाइसेकेराइड, तो अब इसको तोड़ना पड़ेगा, तो डाइसेकेराइडेज। फिर फैट से, ठीक है, तो लाइपेज। फिर क्या है? प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, तो ये टूटेगा न्यूक्लियोसाइड्स में या न्यूक्लियोटाइड्स में, तो न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है, ये सब डीएनए में पढ़ा होगा ना, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लियोटाइड से बनता है, तो न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ऐसे एंजाइम हो गए, एज लगा देना आगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस से ट्रिप्सिन बनता है, ठीक है। अब ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये 3 अलग, आपके लेवल पे जरूरी नहीं है बट यहाँ पे है तो बता देते हैं कि ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में, ट्रिप्सिन डायरेक्ट नहीं करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब जो है वो हेल्प करते हैं पेप्सिन को प्रोटीन्स को तोड़ने में, पेप्सिन को प्रोटीन्स में तोड़ने में। पेप्सिन क्या था? एंजाइम था, तो प्रोटीन्स को तोड़ने में प्रोटियोज और पेप्टोन्स में तोड़ेंगे, ठीक है। फिर लाइपेज जो होता है वो क्या बनाएगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, सिंपल भाषा में, ठीक है। उसके बाद क्या है? जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है वो बाइल जूस उसका इमल्सिफिकेशन कराएगा इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। इमल्सिफिकेशन मतलब उसको तोड़ना, कवर करना, तोड़ना, ठीक है, फैट का डाइजेशन कवर करके, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएंगे अपन? लार्ज इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? एक तो एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करेगा, एल्कोहल थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ी बहुत जो ड्रग्स होती है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? रेक्टम और फिर एनस। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट क्या कहते थे? सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। सीकम क्या है? एक स्मॉल सेक ऑफ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक मतलब जो बॉडी में रहते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं डाइजेशन वगैरह में। तो क्या क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन, एक्सेस ऑफ वाटर वगैरह, उसके बाद फिर रेक्टम, क्या क्या था? सीकम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट, थोड़ा बहुत जो भी फीकल मैटर जो आएगा वो थोड़े टाइम के लिए रेक्टम में स्टोर्ड रहेगा, उसके बाद एनस से बाहर निकल जाएगा। बात समझ आई?
डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपको इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, आपको फ्लो चार्ट में पढ़ाया था, फ्लो चार्ट के हिसाब से लिखना ना, नंबर अच्छे मिलेंगे। पूरा फ्लो चार्ट बना, उसके सामने अपनी अपनी चीजें लिखते जाओ, किसका क्या काम है, बाद में डायग्राम बना लो। देखो डायग्राम देख लो एक बार में, ठीक है। क्या क्या करा था अपन ने, सबसे माउथ से चालू हुआ, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में टंग थी, अपना टीथ की बात करी थी, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करी थी, ईसोफेगस आया, ईसोफेगस के बाद क्या है, स्टमक आया, स्टमक के बाद डियोडेनम आया, 3 पार्ट कौन कौन से, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। उसके बाद क्या आया, लार्ज इंटेस्टाइन आया, क्या था, सीकम, कोलॉन, रेक्टम। उसके बाद क्या आया, अगर इसका भी पूछ ले कि आपसे कोलॉन के 3 पार्ट, तो असेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। कौन कौन से पार्ट होंगे, देखो असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर एक वो सीकम में से एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो आप बोलते हैं ना, अपेंडिक्स है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो ये सीकम में से निकल रहा है, अपेंडिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, रेक्टम और फिर एनस, ठीक है। लास्ट इसके अंदर पढ़ लो क्या क्या लिखा है, एज शोन इन द फ्लो चार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम बिगिंस फ्रॉम द माउथ, पढ़ लिया। माउथ इज ब्रोकन डाउन सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, अमाइलेज होगा, अपन ने पढ़ा, स्टार्च का डाइजेशन कराएगा। The food moves to the stomach through the esophagus which performs peristaltic movement, समझ आया, peristaltic movement हमने पढ़ा था। Enzymes and various digestive juices from the liver, gallbladder, pancreas, तीनों के अपन ने ducts वगैरह का नाम पढ़ा। Chunks from the stomach in the small intestine, the large intestine, the remaining nutrition are absorbed and the leftovers removed from the body through rectum and anus। पूरी बात समझ आई, ठीक है। और ठीक है, तो न्यूट्रिशन का पार्ट हम इतना ही रखेंगे। अगला वाला जो हम पार्ट करेंगे, ट्राई करते हैं रेस्पिरेशन कर ले, ठीक है, रेस्पिरेशन करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और लास्ट में हम एक्सक्रीशन वाला करेंगे। इस न्यूट्रिशन वाले पार्ट में आपको जितनी चीजें करनी थी वो करा दी है। मेन चीज आपको किस में ध्यान रखनी है, ये वाला पार्ट, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो ह्यूमंस का है, कहाँ से चालू होता है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या क्या समझाया और कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या लिखा है, वो सब। ये जो आपने देखा है ना डायग्राम, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसको अगर एक बार में समझना हो, ये सब याद कर लेना, ठीक है। ऐसा का ऐसा लिख देना और दूसरी तरफ एक डायग्राम बना देना। जब भी लिखो ना इस टाइप का क्वेश्चन, तो फ्लो चार्ट में बनाया करो कि ये हुआ, यहाँ पे ये होगा, उसके बाद यहाँ आएगा, उसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को अभी हम इस फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं। अगले वाले में हम रेस्पिरेशन लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करो ताकि जल्दी से अगला वाला लेक्चर भी हम लेके आ जाएं, ठीक है।